जय हिंद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। एग्जाम स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज दिनांक 30/4/2025 का करंट अफेयर लेकर आप लोग के सामने आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो घटना 29/4 को घट गई है उससे संबंधित जो करंट अफेयर बन सका है, अच्छा करंट का क्वेश्चन लेकर मैं आप लोग के सामने आया हूँ। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा वीडियो, और क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छी है। जो एग्ज़ाम में रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में 100% आएगी। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे, और प्रीवियस क्लास का जो क्वेश्चन रहा है उसका रिवीजन भी करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं करंट अफेयर की ओर। आप लोग शुरू से लेकर वीडियो अंत तक देखें और अपने दोस्तों यारों को भी शेयर करें। काफ़ी अच्छा वीडियो है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें। तो आइए हम लोग चलते हैं आज के नए क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चीन के जियामिन में 27 अप्रैल से 4 मई तक सुदीरमन कप टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। यह किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, यह खेल से यह जो खेल है दोस्तों, यह ऑप्शन इसका बी आंसर सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल से संबंधित है ये, तो इसका सही आंसर बैडमिंटन हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से हम जानते हैं और उसमें से भी हम लोग क्वेश्चन निकाल कर देखते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सुदीरमन कप जो है 2025 का आयोजन चीन के जियामिन एक चीन का एक शहर है, वहाँ 27 अप्रैल से लेकर 4 मई तक किया जा रहा है। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। विश्व की 11वीं नंबर की पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज, रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी फिटनेस के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। ये तीनों भी इस टूर्नामेंट में खेलते हैं, जो कि 11वें नंबर के पुरुष युगल जोड़ी हैं, लेकिन फिटनेस इन लोग का कुछ गड़बड़ आ गया। फिटनेस सही नहीं होने के कारण ये लोग टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सुदीरमन कप बैडमिंटन विश्व महासंघ द्वारा हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मिश्रित टीम बैडमिंटन टूर्नामेंट है। यानी कि सुदीरमन कप जो है यह विश्व बैडमिंटन संघ द्वारा करवाया जाता है हर 2 साल के दौरान, और इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय मिश्रित टीम, यानी कि मिला जुला हुआ टीम, पुरुष महिला जो मिश्रित टीम रहती है उसके द्वारा उसके साथ यह टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। तो 2025 में यह 19वां संस्करण था। 2025 में यह 19वां था। यह टूर्नामेंट इंडोनेशिया के बैडमिंटन खिलाड़ी सुदीरमन के नाम पर रखा गया है। इस टूर्नामेंट का नाम जो है वो इंडोनेशिया के बहुत बड़े बैडमिंटन खिलाड़ी थे, उनके नाम पर रखा गया है। बैडमिंटन महासंघ BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। आइए हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, भारत और चीन के मध्य 5 साल बाद पुनः लिपुलेख व नाथुला दर्रा से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर सहमति बनी है। यह दोनों दर्रे क्रमशः किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड और सिक्किम। उत्तराखंड और सिक्किम में जो है वो लिपुलेख और नाथुला दर्रा है। यहाँ से मानसरोवर की यात्रा के लिए भारत और चाइना के सरकार ने आपस में एक मीटिंग रखी है, उस पर सहमति जताई है, जो 5 साल के बाद पुनः आयोजित हो रही है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखते हैं। अप्रैल 2025 में विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के पुनः शुरू होने की घोषणा की है। जो भारत के विदेश मंत्रालय हैं वह कैलाश मानसरोवर यात्रा को पुनः शुरू करने के लिए घोषणा की है। यह यात्रा जून से अगस्त 2025 के बीच आयोजित की जाएगी, यानी कि जून से यह अगस्त तक यह यात्रा चलेगी। कुल 750 तीर्थयात्रियों का अनुमति दी जाएगी, यानी कि टोटल 750 यात्री ही जाएंगे इस यात्रा के दौरान।
माउंट कैलाश की ऊंचाई जो है, कैलाश मानसरोवर जो जा रहे हैं, तो माउंट कैलाश जो है उसकी ऊंचाई है 6,638 मीटर, यानी कि लगभग 6 किलोमीटर से 6.5 किलोमीटर। और इसे हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बोन धर्म, बोन भी एक धर्म होता है, ये धर्म द्वारा पवित्र शिखर माना जाता है। यानी कि कैलाश मानसरोवर जो है जो यात्रा है, तो कैलाश पर्वत को ये 4 धर्म हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन, ये सभी पवित्र शिखर मानते हैं और इसकी पूजा अपने अपने धर्म में ये लोग करते हैं। तो चलिए, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, तो यहाँ से जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा की शुरुआत हुई थी 1981 से हुई थी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के ब्यास घाटी में 18,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 18,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। भारत के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के बालाकोट पुरंग शहर से जोड़ा गया है। भारत के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के बालाकोट में पुरंग शहर है, वहाँ से जोड़ा गया है। नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है, यहाँ पे ये यात्रा 2015 से शुरू हुई थी। भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत के में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। नाथुला दर्रा जो है भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। इसकी ऊंचाई है 4,310 मीटर, यानी 4 किलोमीटर से भी ऊपर। तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व से सिंधु नदी निकलती है, यानी कि तिब्बत के मानसरोवर से सिंधु नदी निकलती है और यह पाकिस्तान की ओर जाती है। इसी नदी के जो पानी को है बंद करने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। और पश्चिम में सांपो नदी निकलती है, यानी कि पश्चिम साइड में है जो सांपो नदी निकलती है, जो कि भारत में इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। सांपो नदी जो है तिब्बत में निकलती है, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन आता है कि सांपो नदी को तिब्बत में किस नाम, ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सांपो नदी हो जाएगा। और सांपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो वह ब्रह्मपुत्रा नदी हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डांस डे। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की शुरुआत 29 अप्रैल 1982 से हुई है, यानी कि 1982 से यह होते आ रही है। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समिति ने 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में स्थापित किया है। यानी कि जो यूनेस्को के इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्था, इसको इंटरनेशनल नृत्य समिति ने 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में स्थापित किया है। यह दिवस नृत्य के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने, विभिन्न कलाकारों के नृत्य को सम्मानित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यानी कि यह जो इसका जो शुरू करने का जो उद्देश्य है कि कलाकारों को नृत्य में सम्मानित करना और नृत्य को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए यह आयोजित किया गया है। 29 अप्रैल 1727 में जन्मे फ्रेंच कोरियोग्राफर जीन जॉर्जेस नोबरे की याद में यह मनाया जाता है। एक कोरियोग्राफर थे जो फ्रांस के थे, 1727 में इनका जन्म हुआ था। 29 अप्रैल के दिन ही उन्हीं की याद में यह मनाया जाता है, 29 अप्रैल को हर साल। भारत सरकार परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में कितने प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति पर विचार कर रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 49%। 49%, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 49%। आइए देखते हैं, भारत सरकार अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विदेशी कंपनियों को 49% हिस्सा देने का विचार कर रही है। यानी कि एफडीआई में जो विदेशी कंपनी आती हैं, एफडीआई का
जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक सेकंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जो एफडीआई का फुल फॉर्म होता है, जिसमें 49% हिस्सेदारी देने के लिए भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा के संयंत्रों में विदेशी कंपनी को हिस्सेदारी देने का विचार कर रही है। यह पहले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने, कोयले पर निर्भरता को खत्म करने, कार्बन उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लिया जा रहा है, यह विचार किया जा रहा है। यानी कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयला में जो हम लोग ज़्यादातर कोयला पर निर्भर रहते हैं ऊर्जा उत्पादन में, उस पर निर्भरता खत्म करने, कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के लिए कटौती करने के लिए यह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह विचार किया जा रहा है। भारत का परमाणु ऊर्जा अवसंरचना परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1960 के तहत है। अभी तक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में एफडीआई की अनुमति नहीं है। यानी कि 1960 में परमाणु ऊर्जा संयंत्र अधिनियम आया था और अभी तक ऊर्जा संयंत्रों में एफडीआई की अनुमति नहीं थी। भारत की वर्तमान परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 8 GW है, जो कुल स्थापित बिजली क्षमता का केवल 2% है। यानी कि भारत की वर्तमान परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है 8 GW है और कुल स्थापित बिजली क्षमता का केवल 2% है, मात्र 2%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश किया था, जिसमें बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। निर्मला सीतारमण ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। अन्य क्षेत्रों में जो एफडीआई सीमा है उसके बारे में देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर में इसको 20% कर दिया गया है, 20% ही है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में यानी निजी क्षेत्र के बैंक में जो है इसको 74% कर दिया गया है। LIC भारतीय जीवन बीमा में इसको 20% किया गया है। निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, निजी बीमा कंपनी, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को 74% है। प्रिंट मीडिया जैसे अखबार हो गया, पत्रिका हो गया, इसको 26% है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100% दिया गया है। डिफेंस लाइन यानी कि रक्षा विभाग के लिए 100% दिया गया है। एग्रीकल्चर कृषि से 100% दिया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य हेल्थ एंड एजुकेशन से 100% दिया गया है। दूरसंचार यानी टेलीकॉम से भी 100% दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 के वित्त वर्ष में कौन सी कंपनी CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खर्च करने के मामले में शीर्ष पर रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HDFC बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के तहत कंपनियों को अपने लाभ का कुछ हिस्सा समाज और पर्यावरण के भले के लिए खर्च करना पड़ता है। यानी कि जो कॉरपोरेट कंपनी है वो अपने लाभ का कुछ हिस्सा समाज और पर्यावरण के लिए उनको खर्च करना पड़ता है, यह कंपलसरी है। भारतीय कानून के अनुसार अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल में 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसे कम से कम 2% अपने ईयरली प्रॉफिट को CSR पर खर्च करना ही होगा। यानी कि समाज और पर्यावरण में 2% उसको प्रॉफिट खर्चा करना ही होगा। अगर वह 3 साल में 5 करोड़ से अधिक कमाता है तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर कंपनी का प्रॉफिट 10 करोड़ है, अगर कोई कंपनी 10 करोड़ कमा रही है तो उसे 20 लाख CSR खर्च करना ही होगा। कंपनी एक्ट 2023 के तहत CSR को 2014 में लागू किया गया था। इस कानून में CSR की अनिवार्यता को सेक्शन 135 में शामिल किया गया। यह सेक्शन उन कंपनियों पर लागू होता है जिन्हें नेट
प्रॉफिट 5 करोड़ से अधिक है और जिनकी नेट वर्थ प्रॉपर्टी 500 करोड़ से अधिक है। यानी कि जो 5 करोड़ से अधिक कमा रहे हैं या जिनकी टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर है, वो उन पे ये नियम लागू होता है। प्राइम डाटाबेस की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रॉफिट में वृद्धि के कारण भारत की लिस्टेड कंपनी ने FY 2024 में अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR खर्च में 16% की वृद्धि की, जो पिछले वर्ष 15,524 करोड़ रुपए से बढ़कर 17,967 करोड़ रुपया हो गया है। लिस्ट में टॉप पर जो है HDFC बैंक रहा है, जिसने CSR एक्टिविटी पर 945.31 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यानी कि सबसे टॉप पर रहा है जो HDFC रहा है, वह अपना प्रॉफिट का 945.31 करोड़ रुपए खर्च किए हैं CSR एक्टिविटी पे। सेकंड पे रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो 900 करोड़ खर्चा की है। थर्ड पे है TCS 827 करोड़ खर्च की है। एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा खर्च किए गए क्षेत्र पर किए गए हैं। एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा खर्च किए गए हैं जिस पर 1104 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उसके बाद हेल्थ केयर पर 720 करोड़ रुपया खर्च किए गए। यानी कि सभी कंपनी जो खर्च करती है CSR एक्टिविटी पे, तो एजुकेशन पर सबसे अधिक खर्च किया गया है 1104 करोड़। उसके बाद हेल्थ पे खर्च किया गया है 720 करोड़ रुपया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA द्वारा कंपनी बोर्ड इन CSR एक्टिविटी की निगरानी करता है। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वह CSR एक्टिविटी की निगरानी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है उन लोग के द्वारा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग एकदम बिल्कुल याद कर लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आक्रमण। यानी कि भारत के जो सैन्य अभ्यास हो रहे हैं वायुसेना द्वारा, उसका मिशन का नाम है, इस सैन्य अभ्यास का जो नाम है उसका नाम है आक्रमण। इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज आक्रमण के तहत एक बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू किया है। यानी कि जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, वो एक्सरसाइज आक्रमण के तहत एक बहुत बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर रहा है, जिसमें हिल और ग्राउंड टारगेट पर एयर स्ट्राइक का अभ्यास किया जा रहा है। यानी कि पहाड़ियों पर और ज़मीनी स्तर पे एयर स्ट्राइक करने का अभ्यास कर रहा है हमारी भारतीय वायुसेना। मिलिट्री एक्सरसाइज सेंट्रल सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का इलाका है। जो मिलिट्री एक्सरसाइज और सेंट्रल सेक्टर जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का इलाका में किया जा रहा है। पायलट रेल वार सिचुएशन में अभ्यास कर रहे हैं, जिससे उन्हें युद्ध जैसी परिस्थितियों में काम करने का अनुभव हो सके। यानी कि यह अभ्यास ऐसा कर रहे हैं कि बिल्कुल युद्ध जैसा अभ्यास कर रहे हैं कि युद्ध अगर होती है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो इनको लगे कि ये ट्रेंड है और पहले युद्ध कर चुके हैं, तो खुल कर युद्ध करेंगे और पाकिस्तान को उसको नानी याद दिला देंगे अगर युद्ध होता है। तो इस तरह से वो लोग अभ्यास कर रहे हैं। युद्ध आक्रमण इसका नाम है इस सैन्य अभ्यास का, और इस तरह से अभ्यास कर रहे हैं कि मानो कि सामने दुश्मन ही है। एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस फाइटर जेट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें ग्राउंड अटैक एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ड्रिल शामिल हैं। यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी से अभी भरे हुए हैं जितने भी भारत के फाइटर जेट हैं, जैसे कि राफेल हो गया, सुखोई हो गया, ये सब जितने फाइटर जेट हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं। तो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें ग्राउंड पर अटैक करना और पहाड़ियों पर किस तरह से स्ट्राइक करना है वह अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 7 में आते हैं। क्वेश्चन 7 देखते हैं हम लोग। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2025 में किसे हरित पहल के तहत सर्वोच्च सम्मान प्लैटिनम
रिकॉग्निशन दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुबली। हुबली कहाँ है? तो कर्नाटका में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुबली। आइए देखते हैं इसके बारे में। कर्नाटक के हुबली एयरपोर्ट को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, जिसका वो शॉर्ट में ACI कहते हैं, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट द्वारा ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2025 में प्रतिष्ठित प्लेटिनम रिकॉग्निशन हाईएस्ट ऑनर दिया गया है। इस एयरपोर्ट को 6 मिलियन पर एनम से कम यात्रियों को संभालने वाले एयरपोर्ट में से एयरपोर्ट पर सस्टेनेबल एनर्जी की कैटेगरी में कैटेगरी में मान्यता दी गई है। यह अवार्ड न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन के दौरान प्रदान किया गया है। हुबली एयरपोर्ट पर AAI द्वारा एक 8 MW यानी 8 मेगावाट सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। यह सोलर प्लांट इंडिया में अपनी तरह का पहला है, जो राज्य के मल्टीपल एयरपोर्ट जैसे हुबली, बेलगावी और मैसूर को क्लीन एनर्जी की आपूर्ति प्रदान करेगा। यानी कि जो यह सोलर लाइट है वो 3 एयरपोर्ट को क्लीन एनर्जी यानी कि स्वच्छ ऊर्जा देने में काम करेगा, जिससे कि कोई नुकसान न हो, जिस ऊर्जा से कोई नुकसान न हो, तो वह देने का प्रयत्न कर रहा है। भारत के कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। तो ये महत्वपूर्ण हवाई अड्डाओं को आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो पहला देखते हैं, महर्षि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या अयोध्या में है। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा में है, जो गोवा में पड़ता है। डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर में है, अरुणाचल प्रदेश। शिवमोग्गा हवाई अड्डा शिवमोग्गा में है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, महाराष्ट्र के मुंबई में है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में है, बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। सिंधुदुर्ग हवाई अड्डा पारुले महाराष्ट्र में है। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा असम के डिब्रूगढ़ में है। हलवारा हवाई अड्डा लुधियाना यानी कि पंजाब में है। तो ये सब महत्वपूर्ण हवाई अड्डा हैं दोस्तों। आप लोग इन हवाई अड्डाओं को याद कर लेंगे, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि नाम दे दिया जाता है और बोला जाता है ये हवाई अड्डा किस शहर में या किस स्टेट में स्थित है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर के 2000 प्लस एयरपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पूरा दुनिया के 2000 एयरपोर्ट के ये रिप्रेजेंट करता है। ACI का मेन काम होता है कि एयरपोर्ट स्टैंडर्ड और बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिस को प्रमोट करना, यानी कि जो 2000 प्लस हवाई अड्डे हैं वो इसका काम होता है कि एयरपोर्ट का स्टैंडर्ड को वो मेंटेनेंस कर रहा है या नहीं, अच्छा वहाँ पे साधन है या नहीं, ये सबको वो देखता है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। ACI की शुरुआत 1991 में हुई। मॉन्ट्रियल कनाडा इसका हेडक्वार्टर हो गया दोस्तों। भारत का 8वां क्वेश्चन में आते हैं। भारत के किस राज्य में मधुबनी पेंटिंग व बौद्ध भिक्षुओं के गायन पर 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं? ये बिहार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बिहार, ऑप्शन बी फॉर बिहार। इसके बारे में देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार में किया जाने वाला है, यानी कि 2025 का खेलो इंडिया जो गेम होगा यूथ गेम वह बिहार में होने वाला है। इसी के तहत मधुबनी पेंटिंग संस्थान ने
संस्थान में खेलो इंडिया यूथ गेम पर बनी 18.69 वर्ग मीटर की एक बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाई है। मधुबनी पेंटिंग के लिए मशहूर है दोस्तों, बिहार में पेंटिंग के लिए मधुबनी काफ़ी मशहूर है। तो मधुबनी का जो पेंटिंग बनाया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम के ऊपर, वह 18.69 वर्ग मीटर बड़ा है, लंबा चौड़ा है। दूसरी उपलब्धि में विभिन्न मठों से आए 375 भिक्षु, जिनकी आयु 5 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक थी, बोधगया में एकत्र हुए और सिंगिंग बॉल इंसेबल का सबसे बड़ा सभा किया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसमें क्या है कि बहुत सारे मठों से उठकर आए हैं भिक्षु, जो 375 हैं, सभी एक जगह बैठ के और सिंगिंग बॉल इंसेम्बल का आयोजन किया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। अब तक 375 भिक्षु कहीं पे बैठ के सिंगिंग बॉल कंपटीशन बोल रहा हूँ, सिंगिंग बॉल नहीं किए थे अब तक। सिंगिंग बॉल क्या होता है? एक तरह का एक कटोरी होता है जो पीतल का होता है, और एक डंडा जैसा कुछ होता है। उन लोग के धर्म में कुछ इसको बोलते हैं, इसी को सिंगल बॉल, इसी से बजाते हैं इसको, कटोरी को, और कुछ ध्वनि निकलता है, तो उसको ही सिंगिंग बॉल इंसेम्बल बोला जाता है। तो वो एक जगह बैठ के 375 आज तक कभी नहीं हुआ है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो गया है। सिंगिंग बॉल इंसेम्बल एक संगीत प्रदर्शन है जिसमें कई सिंगिंग बॉल का एक साथ उपयोग किया जाता है। यानी कि 375 लोग थे, तो सभी एक एक सिंगिंग बॉल लेकर ध्वनि निकाल रहे थे, और इस तरह का आज तक कभी नहीं हुआ है। चलिए 9वां क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में 2100 करोड़ के पीएम मित्र पार्क को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा एमपी हो जाएगा, ऑप्शन ए एमपी। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के धार में 2100 करोड़ रुपया के पीएम मित्र पार्क को मंजूरी प्रदान की गई है। यहाँ 20 MLD जीरो वेस्ट वाटर ड्रेनेज प्लांट, सोलर पावर बेस्ड पावर प्लांट और श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधा विकसित की जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो 2100 करोड़ रुपया मिला है, तो यहाँ पे 20 MLD जीरो वेस्ट वाटर ड्रेनेज प्लांट, सोलर प्लांट और सोलर पावर बेस्ड सोलर प्लांट, ये सब का विकास किया जाएगा। इंदौर से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर यह है। पीतमपुर इंडस्ट्रियल कल्चर से 18 किलोमीटर 85 किलोमीटर और रतलाम के माध्यम से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से 50 किलोमीटर दूर यह है। इंदौर से 110 किलोमीटर, पीतमपुरा इंडस्ट्री क्लस्टर से 85 किलोमीटर और रतलाम से 50 किलोमीटर दूर यह स्थित है। इसका जो निकटतम बंदरगाह है, हाजीरा बंदरगाह है, वह है गुजरात में, जिस 450 किलोमीटर यानी कि 452 किलोमीटर दूर पर यह स्थित है। पीएम मित्र योजना क्या है? पीएम मित्र योजना प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल है। इसका उद्देश्य भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मजबूत करना और रोजगार के अवसर प्रदान करना। यानी भारत में कपड़ा उद्योग को बहुत ही मजबूत करना और इससे लोगों को रोजगार प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह स्कीम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 7 अक्टूबर 2022 को नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी 2020 के तहत शुरू किया गया था। यानी कि यह योजना जो है 2022 के 7 अक्टूबर को आयोजन किया गया था, जो नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी 2020 के तहत शुरू की गई। इसका टोटल बजट जो 27-28 तक है, 7 वर्षों की अवधि के लिए, वह 4445 करोड़ रुपया है। फाइनेंशियल असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए प्रति पार्क
करोड़ रुपए तक और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अब आखिरी क्वेश्चन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा खोजी गई लेबियोकारू लेबियोचेकिडा किसकी प्रजाति है? तो यह एक प्रकार की मछली है, इसका सही आंसर हो जाएगा मछली। जो लेबियोकारू और लेबियोचेकिडा नाम की जो प्रजाति है मछली की है, इसके बारे में देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, राष्ट्रीय मछली आनुवांशिक संस्था ब्यूरो ICAR NBFGR ने 2 नई मछली प्रजातियों की खोज की, यानी 2 मछली की प्रजातियों की खोज की। नई मछली प्रजातियों के बारे में जानते हैं। लोबियो उरू जो है इसे इंद्रगिरी नदी में खोजा गया। लेबियो उरू जो मछली है उसे इंद्रगिरी नदी में खोजा गया। इंद्रगिरी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली अंतर्राज्यीय नदी है, यानी कि वह अपने राज्य में बहने वाली नदी है। यह कर्नाटक की पश्चिमी पहाड़ियों से निकलती है। यह कर्नाटक के पश्चिम के पहाड़ी से निकलती है। लेबियोचेकिडा नदी जो है यह मछली जो है चालाकुड़ी नदी में पाई गई। पश्चिम घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलने वाली 5 धाराएं मिलकर आगे चालाकुड़ी नदी के नाम से बहती है। यानी कि अन्नामलाई से 5 तरह की नदी, छोटी छोटी नदी निकलती है जो आगे जाकर मिल जाती है और आगे जाकर यह चालाकुड़ी नदी के नाम से जानी जाती है। इसी में लेबियोचेकिडा नामक मछली की खोज हुई। यह खोज पश्चिम घाट के जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में महत्व को दर्शाती है। चलिए दोस्तों, तो ये था आज का 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 29 तारीख को जो घटना घटा था, या जो करेंट अफेयर 29 तारीख को बनना चाहिए था वो बना के आप लोग को सामने लाया हूँ 30 तारीख को। और आज जो घटना घटेगी उसको कल मैं करेंट अफेयर बनाकर लाऊंगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर लेकर आऊँगा। घटना तो कई सारी घटते रहती है लेकिन सभी को नहीं लाऊंगा। जो आप लोग को एग्ज़ाम के पर्पस से इम्पोर्टेंट रहेगा उसी को लाऊंगा। बाकी सभी करंट अफेयर को निगलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि डेली 10 करंट ही पढ़ते हैं तो बहुत सारा करंट हो जाता है। एग्ज़ाम में पूछता है 15 से 20, कोई एग्ज़ाम में, कोई में 10। तो आप लोग के लिए जितना भी करंट अफेयर ला रहा हूँ सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ना कि सिर्फ पढ़ने के मकसद से है। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रीवियस क्लास में हम लोग जो भी करंट अफेयर पढ़े थे उसका एक बार रिवीजन देख लेते हैं तेज़ी में, ताकि आप लोग के दिमाग में वो फिर से आ जाए और कहीं भी अगर कोई मिस्टेक हो रहा हो तो आपको कंठस्थ याद हो जाए। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन में। हाल ही में डॉक्टर के कस्तूरीरंगन का निधन हो गया। वह किस संस्था के थे? तो वह थे इसरो के। इसरो संस्था से वो जुड़े हुए थे, वहाँ के वह अध्यक्ष रह चुके हैं। अब देखिए, ड्रीमी टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? पहली भारतीय महिला होगा यहाँ, महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृति सेनन इसका ब्रांड एम्बेसडर बनी। हाल ही में चर्चा में रहे पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम क्या है? तो पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया? तो 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया सिमलीपाल को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह जारी की गई। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रदीप कुरावाह। प्रदीप कुरावाह ने अंतर्राष्ट्रीय मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीते हैं।
ऑल वी इमेजिन एज लाइट की निर्देशक पायल कपाड़िया को किस देश ने नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी फ्रांस। विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन सी 28 अप्रैल। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में भूकंप से प्रभावित इक्वाडोर किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर है, वहाँ पे भूकंप आया था, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, हाल ही में लॉन्च किए गए डिजिटल वॉलेट अक्सबी का पूरा नाम क्या है? तो अक्सबी का पूरा नाम है आपदा क्षति विवरण। अक्सबी का पूरा नाम है आपदा क्षति विवरण। तो दोस्तों ये था आज का पूरा क्लास, जिसमें 10 क्वेश्चन मैंने आपको नया ला कर दिया, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था एग्ज़ाम के पर्पज़ से, और 10 आप लोग को रिवीजन कराया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करें दोस्तों, जिससे मुझे मोटिवेट होता है और आप लोग के प्रति अधिक मेहनत करने में मज़ा आता है। तो आप लोग लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने दोस्त यार में भी शेयर करेंगे और करेंट अफेयर का जो क्लास है उसको सपोर्ट करेंगे। आप लोग के लिए करेंट अफेयर मैं लाता रहूँगा डेली, प्रतिदिन आप लोग के लिए करेंट अफेयर लाने का कोशिश करता हूँ। उसके बाद सभी को टाइप करता हूँ, पीपीटी बनाता हूँ, फिर आप लोग के पास क्लास लेकर आता हूँ। तो थोड़ी मजबूरी को समझिए दोस्तों आप लोग भी, और मेरा चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए और अच्छा कंटेंट बना के ला रहा हूँ। अभी तक जितना भी करंट अफेयर का क्लास लाया हूँ वो सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। जीके का जो मैं बोल रहा था दोस्तों कि आप लोग के लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा 10 क्वेश्चन को सॉल्व करके 200 क्वेश्चन का जवाब बनाकर आप लोग के सामने वीडियो बन चुका है। उसको अपलोड करना है, थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह होगा और उसको अपलोड कर दूंगा। आप लोग देखेंगे कि 10 क्वेश्चन है जीके का, और 10 क्वेश्चन से 200 प्लस क्वेश्चन बनने वाला है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वो 10 क्वेश्चन ही सभी क्वेश्चन का बाप है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट लड़ने वाला क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो देखने पे आप लोग को पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन बहुत हटके है, बहुत ही आसान नहीं है ना बहुत ही हार्ड है, मॉडरेट लेवल का है, जो कि एग्ज़ाम में मॉडरेट लेवल का ही आता है दोस्तों। बहुत इजी या बहुत हार्ड नहीं देता है, आप लोग को मॉडरेट लेवल का देता है। जो मैं जीके का क्लास आप लोग के लिए ला रहा हूँ वो कल अपलोड हो जाएगा, या आज ही अपलोड कर दूँगा, आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। और वो क्लास आप लोग को बीपीएससी, बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोग अपना पढ़ाई किताब से जारी रखेंगे, और वो जो मैं 10 क्वेश्चन का जो आप लोग को दे रहा हूँ उसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हैं ही, उसके साथ जितना भी उससे क्वेश्चन निकल के आएगा वो सब आप लोग पढ़े हुए रहेंगे। आप लोग को अच्छा लगेगा देखने में, तो वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग देखिएगा, उसको भी फॉलो कीजिए, लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा, और अपने दोस्तों यारों को भेजिए और उन लोग को बताइए कि इस तरह का क्लास चल रहा है। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर मैं आप लोग को संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूं तो इसके लिए मैं और सुधार करूंगा। अभी तो मैं अपना 100% दे रहा हूं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ अभी मुझे सीखना है, सीखना बाकी है। तो मैं डेली कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के लिए नया तरीका कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को इस तरह से समझा सकूँ कि आप लोग एग्ज़ाम में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम दें और अच्छे से पास हो जाएं। ठीक है, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। आप लोग भी अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, और अपने एग्ज़ाम पर फोकस किए हुए रहें। एग्ज़ाम का दौर आने ही वाला है, सभी एग्ज़ाम अब लेने वाला है, तो आप लोग अच्छा से पढ़ें, तैयारी करें और स्वस्थ रहें। ठीक है, तब तक के लिए चलता हूँ। जय हिंद।